सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो भैया नोबेल पुरस्कार का सीजन शुरू हो चुका है और अब अगले 5 से 6 दिनों तक हर एक फील्ड में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। तो डेली एक नोबेल पुरस्कार हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी सबसे पहले घोषणा हो चुकी है फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन की फील्ड में। तो अभी 3 वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है मेडिसिन की फील्ड का नोबेल पुरस्कार। वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन है? मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल और शिमोन साकागुची। जिसमें ब्रुनको तो अमेरिकी हैं, फ्रेड रामसडेल अमेरिकी हैं और शिमोन साकागुची ये जापान से हैं। तो उन्हें ये नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता पर उनके कार्य के लिए। इंग्लिश में बोलोगे तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर कार्य करने के लिए उनको ये नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है इस बार का। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित रखने से जुड़ी रिसर्च इन्होंने की है और उसी के लिए इन्हें 2025 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इन तीनों के नाम याद रखने हैं। क्या नाम है? मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल और शिमोन साकागुची। और हमेशा की तरह, हर साल की तरह जब भी नोबेल पुरस्कार आते हैं उसके बाद में मैं इनको याद करने का ट्रिक की वीडियो आपको बना करके देता हूँ। फिर भी अगर आप में से कोई स्टूडेंट अच्छी सी कोई ट्रिक बनाते हैं, आपके माइंड में कोई नई ट्रिक आती है या कुछ क्रिएटिव आप सोच पाते हैं जिनसे इन नामों को आसानी से याद कर पाए, तो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिए। बाकी नोबेल पुरस्कारों से कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको करा दूं। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। 6 फील्ड में ये दिए जाते हैं: मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। लेकिन इसमें जो ये इकोनॉमिक्स वाला है, अर्थशास्त्र वाला, इसकी शुरुआत होती है 1968 से। बाकी सारे 1901 में शुरू हो गए थे। और ये भी आप ध्यान रखना, ये सारे के सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। केवल एक ये जो शांति वाला है, पीस वाला, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। भारत से अगर आप देखोगे, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, 1913 में साहित्य का मिला था। और सबसे लास्ट में अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? तो मलाला यूसुफजई है। 17 वर्ष की आयु में इनको मिला था शांति का। और सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे जॉन गुडएनफ। 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। केमिस्ट्री का मिला था इनको, लेकिन अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया था, निधन हो चुका है इनका। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कारों से ये कुछ स्टैटिक प्रश्न है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा साने ताकाइची। तो जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभी साने ताकाइची को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है और इस तरह से वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया? शिगेरू इशिबा का स्थान लिया, जिन्होंने पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं साने ताकाइची, इनका नाम है। अब यहाँ पे जापान तो मैं आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जिन भी देशों में प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट की नियुक्तियां हुई है, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अभी हमने देखा था नेपाल की भी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की नाम है। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री बने जोनास गहर स्टोरे। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने थे सेबेस्टियन लेकॉर्नु। गुयाना के राष्ट्रपति बने इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिंग्स। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी। यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक। सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट। इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा। ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी। तो लगभग 17 अपॉइंटमेंट हमने यहाँ पे देख लिए। मैंने कहा जापान ले चलूंगा, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो हो गई, करेंसी है येन। प्रधानमंत्री अब तो ये चले गए, इनकी जगह यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री आ गई हैं साने ताकाइची। और जापान की संसद को डाइट कहते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लेते हैं जापान से। अभी रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया था जापान ने।
जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है होंडा, और अभी उसने अपने पहले रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। और इस तरह से अमेरिका और चीन के बाहर पहली बार किसी कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया। जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह गॉसैट GW को लॉन्च किया था जापान ने किस रॉकेट से? H2A रॉकेट से। जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ, चेन्नई में हुआ। 32वां फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 ये जर्मनी में हुआ, जिसमें भारत ने 12 मेडल जीते और मेडल टैली में 20वें स्थान पर रहा। टॉप पे जापान है। जापानी कंपनी है TDK कॉरपोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया हरियाणा के सोहना में। 20वां वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 ये हुआ टोक्यो जापान में, और इसमें टॉप पर अमेरिका रहा। यहाँ पे भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता था। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में अरब सागर में बन रहे चक्रवात जिसका नाम है शक्ति, इसका नामकरण किसने किया या इसका नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अरब सागर के ऊपर चक्रवात शक्ति एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल रहा है, और ये तूफान महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। लेकिन प्रश्न था कि इसका जो नाम है शक्ति, इस चक्रवात का नाम जो रखा है शक्ति, जो कहाँ पे बन रहा है? अरब सागर में। इसका नाम किसने रखा? तो याद रखेंगे श्रीलंका ने। और इसी साल अल्फ्रेड तूफान के बारे में हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया में आया था। दानस चक्रवात पढ़ा था, ताइवान से टकराया था। एक प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि जापानी भाषा में हार्बर वेव्स, इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रश्न ये था कि जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किसके नाम से जाना जाता है? मतलब सुनामी दे दिया था, अर्थक्वेक दे दिया था, या इसी तरह से 2-3 ऑप्शन और दे दिए थे। तो हार्बर वेव्स को सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये। और अभी शक्ति चक्रवात आया अरब सागर में, उसका नाम रखा श्रीलंका ने। ठीक है, ये हमारा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10वें नेट पॉलरेक्स का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर होगा चेन्नई। नेट पॉलरेक्स का मतलब हो गया नेशनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। इस बार इसका 10वां एडिशन है। द्विवार्षिक अभ्यास है, बाइएनियल है, मतलब हर 2 साल में एक बार होता है ये। इंडियन कोस्ट गार्ड इसका आयोजन करता है। तो अभी कहाँ पर हो रहा है? चेन्नई तट पर, तमिलनाडु के चेन्नई तट पर इसका आयोजन किया गया। आप कह सकते हो ये भारत का प्रमुख समुद्री प्रदूषण तैयारी अभ्यास है, जिसका आयोजन समुद्री तेल रिसाव आपदाओं के विरुद्ध देश की प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो नेट पॉलरिक्स अभ्यास है ये। इसका आयोजन कौन कर रहा है? इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। इस बार किया गया चेन्नई के तट पर, 10वां एडिशन है। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड्स की बात करें, भारतीय तटरक्षक बल, स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। अच्छा, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? ये भी अच्छा प्रश्न हो गया, रुस्तम जी समिति। और भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज था ICGS कुठार। पहले महानिदेशक कौन थे? VA कामत। अभी भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बन गए, उनका नाम है परमेश शिवमणि। और याद रखना, भारतीय तटरक्षक बल ही उड़ीसा के तट पर कछुओं की सुरक्षा के लिए हर साल कौन सा ऑपरेशन चलाता है? ऑपरेशन ओलिविया। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य होता है वयम रक्षाम। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो समुद्र प्रताप नाम आपने सुना होगा, ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था भारतीय तटरक्षक बल के लिए, और ये दूसरे नंबर का है। पहला वाला था समुद्र प्रचेत। सागर कवच अभ्यास, अभी इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। और भारतीय तटरक्षक जहाज है शोर, इसने किस देश में आयोजित नेवडेक्स और आईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया था? यूनाइटेड अरब अमीरात। जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ, कहाँ पे? चेन्नई में। और भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट मतलब एयर कुशन व्हीकल होता है, इसे हॉवरक्राफ्ट बोलते हैं। और ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट होगा, जिसे कौन बना रहा है? गोवा की चोंगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। उसके अलावा भी चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था रोम, इटली में, जिसकी सह अध्यक्षता की जापान ने। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोंकण अभ्यास हुआ? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो कोंकण अभ्यास है ये, और एक तरह का नेवल अभ्यास है, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है ये। अभी 5 अक्टूबर को शुरू हुआ, ये 12 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पर?
भारत के पश्चिमी तट पर। और इसमें भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत ने हिस्सा लिया, जो कि हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत इसका नाम है। और कौन सा अभ्यास है? कोंकण अभ्यास है। चलो, अभी 2025 में जो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई है वो सारी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराता हूँ। एक सबसे पहले हमने पढ़ा था डेविल स्ट्राइक के बारे में, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था। ला पेरोस अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, मतलब मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने। और कहाँ पे हुआ? मलक्का सुंडा लोम्बेक जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में आयोजन किया फ्रांस ने। एक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रॉपिक्स अभ्यास, इसका आयोजन भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ और हिंद महासागर में हुआ। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास, इसका आयोजन इंडोनेशिया ने किया, बाली इंडोनेशिया में। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया, पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में हुआ, बेट द्वारका गुजरात में। और सी ड्रैगन अभ्यास आयोजन अमेरिका ने किया, पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर हुआ। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ, बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ, बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, जापान में। अकीमे अभ्यास नेवल एक्सरसाइज है और पहली बार इसका आयोजन हुआ भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। भारत और तंजानिया ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। प्रचंड प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं के बीच में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। और इंदिरा अभ्यास भारत रूस के बीच में हुआ, चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में। इनक्योस अभ्यास, इसका आयोजन ग्रीस ने किया था, ग्रीस में ही, बहुपक्षीय अभ्यास है। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास यूएई ने इसका आयोजन किया, यूएई में। तालिस्मैन साबर अभ्यास, ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में। और एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज है, भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। खान क्वेस्ट अभ्यास, इसका आयोजन मंगोलिया ने किया था, उलन बटोर मंगोलिया में। और भारत मंगोलिया के बीच में एक अलग से एक्सरसाइज होता है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। कहाँ पे हुआ? मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर में। टाइगर फ्लो अभ्यास, इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, पहली बार हुआ ये एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज है, उत्तर भारत में। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, फ्रांस के लाक कैवेलरी में। और आज शक्ति नाम से हमने चक्रवात भी पढ़ा था, याद रखना। उस शक्ति का नाम जो अरब सागर में आया, नाम रखा था श्रीलंका ने। उसके अलावा जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ, चेन्नई में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में हुआ, सिंगापुर में। जापड़ अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, रूस में इसका आयोजन हुआ, रशिया और बेलारूस ने किया। और स्लाइनेक्स अभ्यास श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ, कोलंबो श्रीलंका में। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज इजिप्ट में इसका आयोजन हुआ, इजिप्ट ने ही किया, बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया। और युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, अलास्का अमेरिका में। और ये कुछ अलग से एक्सरसाइजेज मैंने आपको लिख दिए, सारे के आयोजन भारतीय सेना ने ही किए थे, देख लो एक बार। ड्रोन प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने किया, अरुणाचल प्रदेश में। दिव्य शक्ति अभ्यास ये हुआ सिक्किम में। अचूक प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। समन्वय शक्ति अभ्यास असम और मणिपुर में। सियोम प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। और अमुग फ्यूरी अग्नि अभ्यास ये राजस्थान में हुआ था, थार रेगिस्तान में। ठीक है, ये 2025 में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए वो सारे मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मेडल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। इस बार ये इसका 12वां एडिशन था, 27 सितंबर को शुरू हुआ था, 5 अक्टूबर तक चला। और कहाँ पर हुआ? भारत में। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर। ये प्रश्न हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, हमने इसको पहली बार होस्ट किया है। यहाँ पे भारत ने 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रोंज यानी कि टोटल 22 मेडल जीते हैं। और ये अभी तक का भारत का इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो 6 गोल्ड की अगर बात करें, मैं आपको खिलाड़ी बता देता हूँ जो गोल्ड लेकर के आए। सिमरन शर्मा महिलाओं की 100 मीटर रेस में। निषाद कुमार पुरुषों की ऊंची कूद में।
सुमित अंतिल भाला फेंक में, संदीप संजय भाला फेंक, रिंकू हुड्डा भाला फेंक और शैलेश कुमार ऊंची कूद में गोल्ड लेकर के आए। तो इस तरह से ये 6 गोल्ड आए। और मेडल टैली में अगर बात करोगे तो टॉप पर यहाँ पे ब्राज़ील रहा है। ब्राज़ील ने टोटल 15 गोल्ड जीते, 20 सिल्वर और 9 ब्रोंज, टोटल 44 मेडल जीते। और भारत की बात करें तो भारत आप देख सकते हो, भारत 10वें स्थान पर है मेडल टैली में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर बात करते हैं तो पहली बार ये 1994 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। और ये हर 2 साल में होता है। तो अभी जो हुआ अभी 12वां एडिशन हुआ है। और पिछला जो 11वां एडिशन हुआ था 2023 में हुआ था जापान में, और उसमें टॉप पे चाइना रहा और छठे स्थान पे रहा था। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हमने बात की है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर फुट की ऊंचाई पर सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पहले आपको याद होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में लद्दाख में ही उमलिंगला दर्रे पर सबसे ऊंची सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। कितनी ऊंचाई पर? 19,024 फीट की ऊंचाई पर। और अभी आज हमने देखा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मिगला दर्रे पर एक सड़क बनाई है, और इस तरह से ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मोटर योग्य सड़क का निर्माण हुआ है। कितनी ऊंचाई पर? 19,400 फीट की ऊंचाई पर। और इस तरह से हम देखेंगे इसने उस पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अच्छा, अगर पूछे कि ये सड़क जो मिगला दर्रे से होकर के निकलती है वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनी है, ये प्रश्न भी अच्छा रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक। और ये जो मिगला दर्रा है ये पूर्वी लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्र में है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, स्थापना इसकी होती है 7 मई 1960 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? रोड से इसको सड़क मंत्रालय मत कर देना, इसका सही उत्तर होगा डिफेंस मिनिस्ट्री। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका 6 अक्टूबर को। तो हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को ये विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार ये हमने 6 अक्टूबर को मनाया। मनाने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, असमानता जैसी तात्कालिक शहरी चुनौतियों का समाधान करना और पर्याप्त आश्रय के अधिकार के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। थीम है इस बार की शहरी संकट प्रतिक्रिया। पहली बार इसको 1986 में नैरोबी केन्या में मनाया गया था, और उस समय इसकी थीम थी आश्रय मेरा अधिकार है। और इस बार की थीम है शहरी संकट प्रतिक्रिया। ठीक है, तो याद रखना 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। अक्टूबर के अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मनाए, थोड़े से ध्यान रखना। जैसे कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, और 4 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में हमने मनाया। और आज हमने देखा 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1000 ITI के आधुनिकीकरण के लिए अभी कौन सी योजना शुरू की है? तो अच्छा प्रश्न है ये भी। इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री सेतु योजना। तो अभी 4 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री सेतु योजना को शुरू किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना इसकी फुल फॉर्म भी है प्रधानमंत्री स्किल एनहांसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन। जिसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? देश भर के 1000 ITI संस्थाओं का आधुनिकीकरण करना, उन्हें उद्योग अनुकूल बनाना जिससे कि छात्रों को स्किलफुल बनाया जा सके, जिससे कि उन्हें रोजगार मिलने में समस्या न आए। और इस योजना के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसकी अवधि है 5 साल, 2025 से लेकर 2030 तक। तो इससे आप कह सकते हो देश भर में 1000 ITI संस्थाओं को
कवर किया जाएगा। आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को कवर किया जाएगा कितने? 1000। और इसी के साथ याद रखना 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं को, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करके राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, नेशनल एक्सीलेंस सेंटर में बदला जाएगा। कितनों को? 5 को। और ये 5 संस्थान कहाँ कहाँ पर है? भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में। अच्छा, सरकार की कुछ और योजनाएं जो भी न्यूज़ में थी, मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊं। अभी हमने देखा भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर इन खनिजों यानी कि मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना। तो इस मिशन के लिए जो बजट रखा है वो कितना है? 34,300 करोड़ रुपए। और इस मिशन की अवधि है 7 साल, 2024-25 से लेके 2030-31 तक। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये मार्च 2019 में आई थी। प्रधानमंत्री G1 योजना 2019 में आई थी, 2G इथेनॉल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 19 फरवरी 2015 को आई थी। कहाँ से? सूरतगढ़, राजस्थान से लॉन्च हुई थी। और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 तक। लॉन्च हुई थी ये 2018 में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुई थी। और इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले जो घर हैं उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। बाकी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, अभी 10 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने इसको शुरू करने की घोषणा की थी। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये शुरू हुई थी 1 जून 2020 को, और अभी न्यूज़ में है क्योंकि अभी इसको बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2030 तक। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हमने पढ़ा था, क्योंकि अभी से 5 साल पूरे हो गए। ये शुरू हुई थी 10 सितंबर सन 2020 में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा अलवर में। तो अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, अभी उन्होंने अलवर के प्रताप बंध में, अलवर में एक स्थान है प्रताप बंध, वहीं पे राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है, जिसे नमो वन भी कहा जाता है। इस नमो जैव विविधता पार्क को याद रखना, नमो वन भी आप कह सकते हो, जो कि हरियाली, स्वच्छ हवा और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देगा। तो ये जो पार्क है ये हरियाली, स्वच्छ हवा और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देंगे। तो क्या उद्देश्य है इस पार्क का? प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में ये कार्य करेंगे और स्थानीय वायु प्रदूषण को कम करेंगे और नागरिकों और छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता बढ़ाएंगे। तो नमो वन बेसिकली है क्या? तो आप कह सकते हो ये एक पर्यावरण अनुकूल पार्क है जो प्रमुख शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं, और इनका उद्देश्य है शहरी हरित स्थलों को बढ़ाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में योगदान देना। तो अगर प्रश्न ऐसे आएगा कि राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क या नमो वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो याद रखना अलवर में किया गया है। बाकी बात राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान ले चलता हूँ। ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर हो गई है, मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े, राजकीय पशु चिंकारा हो गया, ऊँट हो गया, राजकीय पक्षी है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, तो यह है सांबर लेक। जबकि भारत की सबसे बड़ी लगून झील, खारे पानी की लगून झील चिल्का लेक है, जो आपको मिलेगी उड़ीसा में। कुछ करंट अफेयर्स देख लो यहाँ से। एक तो याद रखना है ये मेनार आर्द्र भूमि स्थल, ये आपको मिलेगा उदयपुर में, और खींचन आर्द्र भूमि स्थल ये आपको मिलेगा जोधपुर और फलोदी जिले में। और अभी न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इनको रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हो गया। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला वंदे भारत रेल रखा रखाव डिपो ये बन रहा है कहाँ पर? जोधपुर में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी 2025 में 5वां एडिशन इसका होगा, राजस्थान में होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू हुई। गौरी या राई महोत्सव आप कह दो, जो कि भील समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पर? राजस्थान में। थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल, राजस्थान के किस जिले में खोजा गया? रातड़िया
रीड डेरी। और बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट नाम से एक अभियान शुरू किया था। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा जयपुर। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता था मनिका विश्वकर्मा ने। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से है। बाकी ऑपरेशन संस्कार राजस्थान पुलिस ने शुरू किया था डूंगरपुर में, बाइक्स पे जो गुंडागर्दी करते हैं युवा उनके खिलाफ। और 67 नंबर का रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको जीता है एजुकेट गर्ल्स ने। ये एक भारतीय संगठन है और आप कह सकते हो ये पहला भारतीय संगठन है जिसे ये पुरस्कार मिला है। मतलब हमेशा ये व्यक्तियों को मिला, पहली बार किसी संगठन को मिला है, किसी भारतीय संगठन को मिला है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस संगठन को शुरू किया किसने? सफीना हुसैन ने। और अभी भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी नाम से एक अग्नि अभ्यास किया। कहाँ पर? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। ठीक है, तो राजस्थान से ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी क्विज़ आपको सॉल्व करने को मिलेगी टेस्ट के फॉर्मेट में। अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? वीरप्पन को। फिर पूछा, किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला? आंध्र प्रदेश। फिर पूछा, अभी पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके कहाँ गेहूं की खेती की गई? राजस्थान। और एक बुक है महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट, किसने लिखा? टीएन खोशू ने। और भारत को ISSA पुरस्कार 2025 से कहाँ पर सम्मानित किया गया? मलेशिया। और भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुजरात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन का आधारशिला भी रखी? हरियाणा। 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं यशस्वी जायसवाल। और आखिरी प्रश्न था, प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए भी स्पाइस रूट पहल किसने शुरू की थी? केरल ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पूछा था किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।